वो अपने पुराने बसपा कैसे बनेगी, इस पर मेरा सवाल है। क्योंकि देखिए, आकाश आनंद का उनका अपना एक स्टार्टिंग फेज़ है, उनका एक अपना अभी पिकअप वो ले रहे हैं अपने पॉलिटिकल करियर के लिए। लेकिन बस वही बात हो जाती है कि आपने पैर बांध दिए, फिर कहा हाँ भाई साहब आप 100 मीटर की रेस दौड़िए। तो क्या बहुजन समाज पार्टी इस ढर्रे से, मायावती जिस ढर्रे से नहीं निकल पा रही हैं, आने वाले वक्त में क्या आप इसका भविष्य देख पा रहे हैं? क्योंकि ये सवाल सिर्फ एक पार्टी भर का नहीं है, एक पूरे पूरे बहुजन समाज के मिशन से जुड़ा हुआ सवाल है। क्योंकि जब आप भी तमाम सारे वीडियोस पे बात करते, लाइव करते हैं, आप देखें तमाम सारे लोग जो कमेंट करते हैं नीचे जब लिखते हैं, तो उसमें ये समझ में आता है उनकी लैंग्वेज से, उनकी भाषा से, कि वो कितना अटैच है इमोशनली। तो क्या उनके साथ कोई एक धोखा नहीं है, ये उनकी भावनाओं के साथ ये खिलवाड़ नहीं है क्या? देखिए, एक चीज़ तो ये समझ लीजिए कि बहुजन समाज के लिए इंसान कुछ भी कहे, मैं आज से नहीं देख रहा हूँ, रामदास अठावले से लेके, प्रकाश अंबेडकर से लेके, रामविलास पासवान से लेके, मांझी से लेके, 1 दर्जन दलित नेता पैदा हुए और ख़त्म हो गए, लेकिन कोई मायावती नहीं बन पाया। मेरा अपना मानना है कि अभी भी ये 9%, 8%, 7% की तो बात मैं नहीं कर रहा, परसेंट तो अपनी जगह। आज भी पूरे देश में दलितों की उम्मीद जो है वो उसी हाथी निशान से लगी रहती है अभी भी। अब मायावती 10 उपचुनाव लड़ने जा रही हैं यूपी के। मेरे पास जो खबर है वो उपचुनाव उनके 93, 91 और 95 की शैली पे लड़े जाएंगे। अच्छा। किताबों का वजन नहीं होगा। कैंडिडेट सपा और भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से चिन्हित किए जा रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे कटेरी लालजी वर्मा से खाली हुई। अगर लालजी वर्मा का परिवार लड़ता है, उनकी पत्नी, तो कैंडिडेट कोई और होगा। बाहर से आता है तो कैंडिडेट कोई और होगा। इस तरह की स्ट्रेटजी रणनीति बननी शुरू है। जैसे मिल्कीपुर है, मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद का लड़का अगर अजीत लड़ता है तो कैंडिडेट कोई और होगा। अगर कोई वहाँ से लोकल कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी से लड़ता है, कैंडिडेट कोई और होगा। फूलपुर में अगर समाजवादी पार्टी मुस्लिम लड़ाती है तो बसपा का कुर्मी होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी का कुर्मी आता है तो बसपा का मौर्य होगा। तो इस रणनीति के तहत जो उनकी प्लानिंग है, जिस तरह से पेपर वर्क है, जिस तरह से लोगों को उन्होंने काम बांटा है, कोऑर्डिनेटर्स को, प्रदेश अध्यक्ष को, तमाम लोग अभी से लगे हुए हैं, जैसे पहले लगते थे। एक एक बूथ से कितने घर हैं, कितनी बिरादरी हैं, हर बिरादरी में 5 लोगों को टेलीफोन नंबर, हर बूथ से युवाओं में जो अनुसूचित जाति के युवा हैं उनके फ़ोन नंबर, ये कलेक्ट करना। उसके बाद वो आकाश आनंद से उनकी मुलाकात, तो मायावती से उनका इंटरेक्शन, या मायावती के वो कैडर की उनको ऑडियो वीडियो देना। तो ये पुराने रास्ते पे जा रही हैं। अगर वो पुराने रास्ते पे जाती हैं तो मुझे लगता है कि इसको देखिए, बीएसपी के सर्वाइव करने और बीजेपी के सर्वाइव करने में जो एक दूरी है उसको आप समझ लीजिए कि बीजेपी 2 सांसद से आज दिल्ली में सरकार में बैठी हुई है। उत्तर प्रदेश के तमाम राज्यों में भाजपा की सरकार है, चूँकि कैडर बेस्ड पार्टी थी। सेम बीएसपी के साथ लागू। बीएसपी में कैडर नहीं खत्म हुआ है, लीडरशिप का टोटा है। तो कैडर अगर मजबूत हो जाता है तो लीडरशिप अपने आप डेवलप हो जाती है। मुझे लगता है ये उपचुनाव जो है ये उसके मील का पत्थर साबित होगा बसपा की भविष्य की रणनीति के कुछ देखने और समझने के लिए। उपचुनाव पे नज़र रखिए, उपचुनाव के कैंडिडेटों पे नज़र रखिए, उपचुनाव में होने वाला जो तरीका है उनका रहना, कि जैसे मान लीजिए किसी मतलब विधानसभा में 50 वोट नाई का है तो पूरे प्रदेश के नाई कार्यकर्ता वो 50 वोटों पे भेज देते थे। मतलब बढ़ई का है तो पूरे प्रदेश से निकाल के बढ़ई कार्यकर्ता भेज देते थे। तो ये एक बसपा का पहले चुनाव लड़ने का तरीका होता था। उसी पैटर्न पे ये उपचुनाव लड़ने की उनकी तैयारी है। और अगर उन्हें पूरी तरह से उस तरह से जैसी तैयारी है उसको अगर ये कागज पे उतार लेते हैं तो त्रिकोणीय लड़ाई में तो बसपा से अच्छा किसी को फायदा है ही नहीं। बसपा सीधी लड़ाई में हारती रही है और जैसी त्रिकोणीय लड़ाई हुई बसपा जीत लिया चुनाव।